हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड करता है सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो होगा वो इटली को लेकर होने वाला है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इटली, हाँ, इसके पहले हमने जो जर्मनी पढ़ा हुआ था वैसा ही हम कुछ इटली पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले क्या जर्मनी पढ़ा हुआ था, हमने देखा था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण वाला हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने उसके अंतर्गत जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात की थी कि भाई जर्मनी जो है वो छोटे छोटे राज्यों में फैला हुआ था। इसके लिए आपने देखा था कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जनतंत्र और जनतंत्र से अलग हो गई थी, जनतंत्र और क्रांति से उसका अलगाव हो गया था। फिर हमने देखा कि मध्यम वर्गीय जो जर्मन लोग हैं उन्होंने क्रांति की, अपना एक जो महाजनसंघ था उसको वहां पर सरकार बनाई, चलाने की कोशिश की, उसको दबा दिया गया। बाद में जिम्मेदारी प्रसा के कंधों पर गई और वहां का एक मंत्री था बिस्मार्क, उनके द्वारा जर्मनी के एकीकरण की कोशिश की गई और एकीकरण किया गया। 1871 में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को हमने गद्दी पर बैठाया हुआ था, प्रथम जर्मन सम्राट के तौर पर, है ना। और हमने देखा था कि प्रसा ने अपना जो प्रसा की जो सत्ता थी, उसका जो प्रभुत्व था, उसने कैसे स्थापित किया था कि बैंकिंग में, मुद्रा में, कानून में, न्याय व्यवस्था में इनका आधुनिकीकरण करके एक नया या एक सही तरीके का राष्ट्र स्थापित करने की कोशिश की थी। उसी की देखा देखी किसने की थी? जर्मनी के दूसरे और राष्ट्रों ने। तो हमने प्रसा को क्या कहा था? एक मॉडल स्टेट कह दिया था कि एक ये आदर्श या मॉडल राज्य था दूसरों के लिए, दूसरे राज्यों के लिए। तो वैसे ही हम आज देखने वाले हैं इटली का एकीकरण। तो आपके दिमाग में फिर आएगा ये, क्या इटली भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था? हाँ बिल्कुल, इटली भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो हम वैसे ही उन छोटे छोटे राज्यों का एकत्र करके एक नया राष्ट्र बनाने, जिसको आप राष्ट्र राज्य कहेंगे, वही हम एक राष्ट्र राज्य बनाएंगे जिसको हम इटली के नाम से जानेंगे। तो जहां वहां पर हमने देखा था कि एक व्यक्ति था बिस्मार्क, जिसने नेतृत्व किया था जर्मनी के एकीकरण का। तो ऐसे ही इटली के एकीकरण का भी कुछ लोगों के द्वारा या कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा इसका नेतृत्व या लीडरशिप की गई होगी। तो उनको सभी को हम इसके बारे में देखेंगे। आप सबसे पहले ये इमेज देख लीजिए, इटली की दो इमेज लगाई हैं, इनको हम बार बार देखेंगे पूरे वीडियो के दौरान। आपके सामने दो इमेज होगी, एक तो ये आधुनिक इटली की है जो आज के टाइम पर आप इटली देख पाते हैं, ये पूरा इटली है ना, ये इटली की इमेज आप देख पा रहे होंगे। दूसरी इमेज जो है ये आप अलग अलग रंग की देख पा रहे होंगे, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, है ना। तो ये कैसी है? क्योंकि ये अलग, ये आप देख, जी जितने कलर हैं उतने साम्राज्य हैं ना। इटली के अलग अलग हिस्से आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे बटा हुआ था। इन सबको मिलाकर क्या कर देना है? अगर हम इस तरीके का राष्ट्र बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि अपन ने एरो लगा दिया, बोले सर लीजिए बन गया, तैयार हो गया। आप क्या इतने लफड़े की बात ही नहीं, कहां आप ज्यादा लपेट रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं फ्री फुकट में। एक तीर लगाया, बोले ऐसे से ऐसा, बोले हम तो पेंट में गए, हम तो एक से ही पोत दे रहे, सब एकीकरण हो गया। तो कलर तो नक्शे पर आपको बताने के लिए कि अब एक ही साम्राज्य हो गया है, एक ही राज्य हो गया है, लेकिन इनका रंग बदलने में हमको कंप्यूटर पर या अपनी ड्राइंग शीट पर 2 मिनट लगता है, लेकिन यहां पर लंबी प्रक्रिया चलती है, लंबा संघर्ष चलता है, उसके बाद इनका रंग बदल पाता है। मतलब ये इकट्ठे हो पाते हैं, एकत्रित हो पाते हैं। तो हम यही सारी बातें इसके अंतर्गत देखेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई ना? आप देखिए इटली क्या है, इटली का भी अपना एक राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। राजनीतिक विखंडन मतलब इटली के छोटे छोटे पार्ट रहे, राजनीतिक तरीके से ये विखंडित रहा है ना। विखंडित का मतलब होता है खंड खंड रहना, छोटे छोटे हिस्से रहना। तो इटली का राजनीतिक विखंडन का अपने आप में एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि इटली के अंतर्गत अनेक वंशानुगत राज्य, मतलब उनके खानदानों के हिसाब से वंशानुगत राज्य और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में ये विभाजित था। हैब्सबर्ग साम्राज्य था जो कई सारे राज्यों पर उसका शासन था। साम्राज्यवाद के अंतर्गत जो हम देखते हैं कि भाई साम्राज्यवाद का मतलब यही होता है अलग अलग जगह पर अपना कब्जा कर लो। तो ऐसा ही एक राज्य था जिसको हैब्सबर्ग कहते हैं। तो उसका उसमें और अनेक छोटे छोटे जो वंशानुगत राज्य हैं उनमें इटली बटा हुआ था। इटली को अगर प्रमुख रूप से आप देखें तो ये 7 राज्यों में बटा हुआ था, अभी हम देखेंगे मैप के ऊपर। और इन 7 में इटावली या इटली या इतावली राज्य जो था वो केवल एक ही था, जिसको कहते हैं सार्डिनिया पीडमॉन्ट। सार्डिनिया पीडमॉन्ट एकमात्र इटली या इतावली आपका स्टेट हुआ करता था, या इटावली राजघराने से मतलब जिनका संबंध इटालियन तरीके से था, तो वो केवल एक ही स्टेट था जिसको कहते हैं सार्डिनिया।
दक्षिण का जो इलाका है इटली का, उस पर स्पेन का जो एक राजघराना था बूर्बो, उनके कब्जे में था वो। मध्य के इलाके पर आप देखेंगे पोप का इलाका था, मध्य इटली के जो एरिया है उन पर पोप का, जिसमें आप वेटिकन सिटी वगैरह को जानते होंगे, रोम वगैरह को आपने सुना होगा, तो इन सब पर पोप का कब्जा हुआ था। पोप कौन है? जो चर्च के प्रमुख होते हैं, पादरी होते हैं, धार्मिक संत होते हैं ईसाई धर्म के अंतर्गत, उनका शासन यहां पर हुआ करता था, उनको हम पोप कहते हैं। इटालियन भाषा जो है, जिसको इतावली भाषा भी कहा जाता है, इस इतावली भाषा ने भी सामूहिक रूप नहीं लिया था, साझा रूप नहीं लिया था कि सभी लोग इसमें बात करने लगे, है ना। तो इसने भी अभी तक साझा रूप हासिल नहीं किया था। इसके जो क्षेत्रीय है ना, इसके जो विविध क्षेत्रीय रूप हैं या जो इसके स्थायी रूप हैं, स्थानीय रूप हैं, वो भी अभी प्रचलन में ज्यादातर तरीके से मौजूद थे। इसका इटालियन का बड़ा रूप साझा तरीके से सामने अभी आया नहीं था, साझा रूप इस भाषा के द्वारा लिया नहीं गया था। आप देख रहे होंगे, फिर से मैंने वही फोटो खोल ली है, आप देखें यहां पर कि ये जो सार्डिनिया है, इसको कहा गया है, ये वाला इलाका जो है ये कैसा है आपका, यही सिर्फ इटालियन राजघराने से संबंधित था, बाकी नहीं था। आप छोटे छोटे से राज्य देख पा रहे होंगे, ये वाला जो इलाका मध्य इटली का एरिया आप देख पा रहे होंगे, तो ये किसके कब्जे में था? आप देखेंगे पोप के कब्जे में हुआ करता था। आप देखो यहां पर कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4, सॉरी देखना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये 7 राज्य आपको यहां पर देखने को आ जाएंगे। एक ये भी है, सॉरी 7 है ना, ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक और इसी में से ये 7 है ना। तो ये 7 राज्य आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ये 7 छोटे छोटे राज्यों में इटली बटा हुआ था, है ना। तो ये इटली का आप इलाका पूरा देख पा रहे होंगे कि भाई ये 2 सिसिलियों का राजतंत्र है, पेपल राज है, टक्सनी, मेडोना, परमा, वेनेसिया, लंबार्डी, है ना, सार्डिनिया, ये सब इलाके क्या हैं? ये सारे इलाके आप देख पा रहे हो, इटली ऐसे बटा हुआ था छोटे छोटे 7 राजघरानों के अंदर, जिसमें अपन ने देखा कि इटावली केवल किसमें है, या इटालियन राजघराना संबंधित किससे है? सार्डिनिया से केवल संबंधित होता था। अब इटली के एकीकरण की बात आती है तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति आएंगे, उन व्यक्ति का नाम है ना, ये 1830 के आसपास की आप घटनाएं देखेंगे। एक उन व्यक्ति का नाम है जुसेप्पे मेस्सिनी, है ना। मेस्सिनी के बारे में आपने शायद सुना भी होगा। मेस्सिनी को इटली के एकीकरण का प्रमुख माना जाता है कि इनके द्वारा ही शायद इटली के एकीकरण की बात की गई होगी। तो ये इटली के एकीकरण का विचार देने वाले व्यक्ति हैं कि इनके द्वारा इटली के एकीकरण का विचार रखा गया कि उसको एकीकृत किया जाए। इन्होंने एकीकृत इटली गणराज्य बनाने के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और अपन ने देखा भी था, आपको पता भी होगा कि इनने एक यंग इटली और यंग यूरोप नाम से 2 गुप्त संगठन भी बनाए थे। तो एक यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन, मतलब जो अंडरग्राउंड रहकर काम करता है, वैसा एक गुप्त संगठन भी बनाया हुआ था। लेकिन 1831 से 1848 तक लगातार जो क्रांति हुई है, उनमें असफलताओं के बाद अब इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? विक्टर एमानुएल द्वितीय के ऊपर। कौन है ये विक्टर एमानुएल द्वितीय? विक्टर एमानुएल द्वितीय सार्डिनिया पीडमोंट के शासक है। ये सार्डिनिया क्या था? सार्डिनिया है ना, अपन ने देखा था ना, इतावली राजघराने का एकमात्र, इतावली राजघराने का एकमात्र, इतावली राजघराने का एकमात्र यह हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि भाई अब आपको इटली का क्या करना है? एकीकरण करना है। तो इनने इटली को जोड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अब ये लेंगे, चूंकि ये तो राजा थे, है ना, तो ये इटली के आप देखेंगे कि ये जो इलाका है सार्डिनिया, वहां के प्रमुख थे। तो इनने अपनी जिम्मेदारी, इनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम है, इनका जो मंत्री है जिसका नाम है काबूर, ये मंत्रियों का प्रमुख था, इसका प्राइम मिनिस्टर तरीके का भी कह सकते हैं। तो काबूर के ऊपर जिम्मेदारी आई कि इनने जिम्मेदारी ली, तो काबूर भी एक्टिव हुआ कि भाई अब इटली का एकीकरण करना है। तो इसको इटली का एकीकृत किया। इसने इटली का जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके लिए जो आंदोलन चलाया, उनका नेतृत्व किया और इटली को एकीकृत किया। तो इटली के एकीकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो काबूर है। जर्मनी का एकीकरण करने वाला व्यक्ति जो है वो बिस्मार्क है। वहां पर जर्मनी में जो राजा हमने देखा था वो विलियम प्रथम के बारे में हम बात करते थे। यहां पर जो राजा हम देख रहे हैं वो विक्टर एमानुएल द्वितीय है। वहां प्रथम है, यहां द्वितीय है। क्लियर? अब जो मंत्री प्रमुख काबूर है, या इनके जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर टाइप के जो मंत्री हैं, जिनको हम काबूर के नाम से जानते हैं, मंत्रियों के प्रमुख हैं, इस कारण से लिखा गया है मंत्री प्रमुख। तो काबूर ना तो क्रांतिकारी थे,
ना ही ये जनतंत्र में इनका विश्वास था और ना ही ये इटालियन भाषा बोलते थे। जैसे वहां के बड़े लोग हैं या जो और दूसरे बड़े कर्मचारी हैं वो सब आपस में इटालियन भाषा में, ये तो उनसे उनकी जगह बहुत अच्छी फ्रेंच भी बोलते थे। उसके बाद भी इनके द्वारा ये नेतृत्व किया गया और इन्हें इटली को एकीकृत कर दिया। कैसे होगा आप देखेंगे भाई, जो काबूर है उनने एक गुप्त संधि करवा ली, एक चतुर कूटनीतिक संधि करवा लेते हैं ना। कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेट तरीके की एक ट्रीटी करवा लेते हैं, एक संधि करवा लेते हैं अपनी इच्छाओं के हिसाब से। किसके साथ? फ्रांस के साथ कराते हैं, चूंकि अब फ्रांस की सार्डिनिया के साथ संधि होती है। चूंकि इनका संबंध तो सार्डिनिया से था ना, ये विक्टर इमैनुअल के मंत्री थे। विक्टर इमैनुअल कहाँ का राजा है? सार्डिनिया का। तो उन सार्डिनिया ने फ्रांस के साथ एक संधि कर लेते हैं, गुप्त तरीके की संधि होती है जिसको कूटनीतिक संधि कहते हैं। ये संधि कराने के पीछे किसका योजना था, किसका दिमाग था? ये पूरा दिमाग काबूर का था। काबूर के द्वारा ये संधि सफल कराई गई। इस संधि से हुआ क्या कि इस संधि से होता यह है कि सार्डिनिया ने 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हराने में कामयाबी हासिल कर ली, उनको पराजित कर देते हैं, उनको हरा दिया गया। अब मामला थोड़ी सा और आगे बढ़ेगा तो एक व्यक्ति आएंगे जुसेप्पे गैरिबाल्डी, है ना। इनके नेतृत्व में कुछ युद्ध लड़े जाएंगे ना, कुछ युद्ध होंगे। क्यों युद्ध किए जाएंगे? अलग अलग इलाके में जाना है ताकि लोगों को इकट्ठा करना है, उनको संगठित करना है ताकि हम इटली का एकीकरण कर सकें। तो जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में कुछ युद्ध लड़े जाएंगे, कुछ छोटी छोटी लड़ाइयां होंगी। तो इसमें अब चूंकि सेना बनानी पड़ेगी, तो चूंकि इटली का एकीकरण कर रहे थे जो स्वयंसेवक हैं, उनने शस्त्रों के साथ, है ना, हथियारों के साथ इस युद्ध में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, वो इनकी सेना में शामिल हो गए। और 1860 में ये स्वयंसेवक दक्षिण इटली में और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। कहां पर? यहां पर 2 सिसिलियों में, और यहां पर ये प्रवेश कर जाते हैं और यहां प्रवेश करते हैं और किसानों का समर्थन हासिल कर लेते हैं, किसानों का समर्थन यहां पर प्राप्त कर लेते हैं ना। स्पेन का यहां पर कब्जा था, तो इन स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन हासिल करने में ये सफल हो जाते हैं। अब स्थानीय शासकों का समर्थन इनको मिल जाता है, स्थानीय किसानों का समर्थन इनको मिल जाता है, तो इटली का एकीकरण कर लेते हैं। और इटली का राजा किसको घोषित करते हैं? 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का या एकीकृत इटली का राजा द्वितीय या राजा घोषित कर दिया जाता है। इमैनुअल द्वितीय को, है ना, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को यहां का राजा घोषित कर देते हैं। अब आप देखो कि इटली में हो क्या रहा था भाई, जिनने समर्थन किया उनकी स्थिति क्या थी। इटली में निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी। निरक्षरता की दर ऊंची का मतलब क्या है? यहां पढ़े लिखे कम थे। ये इसका मतलब क्या हो जाता है? अनपढ़, है ना। तो अनपढ़ का जो रेट है, मतलब ज्यादातर लोग क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ टाइप के थे, इसकी रेट ज्यादा थी। जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? पढ़ने लिखने का मतलब यह है कि जब आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, मतलब आप कोई भाषा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है ना आपको, तो उसको हम साक्षर कहते हैं। साक्षर का मतलब ये नहीं कि आप फटाफट लिख लेते हैं लेकिन आपका जो अकल है एकदम अंगूठा छाप है। तो यहां पर निरक्षरता की दर बहुत ऊंची हुआ करती थी। तो ये जो लोग थे जिनने समर्थन किया था वो राष्ट्रवादी भावना को जानते नहीं थे, है ना। तो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से यहाँ के ज्यादातर लोग अनजान थे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जिन किसानों ने वो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था और गैरिबाल्डी को इन्हें समर्थन दिया था, तो वो जो इटालिया, जिस इटालिया राज्य बनाने की बात की जा रही थी, इटली से संबंधित जो बात है, तो उस इटालिया को जानते नहीं थे, उनने इसके बारे में सुना नहीं था और फिर भी वो इनसे जुड़ गए थे। राष्ट्रवाद को ऐसे बताया गया था, ये उनसे जुड़ जाते हैं। ये तो इटालिया की जगह इनने एक नाम सुना था, या जिसको कहते हैं ला टालिया। तो इनके दिमाग में क्या था कि लाटालिया मतलब क्या हो गया कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय की जो पत्नी है वो लाटालिया है, इनके दिमाग में ऐसा था। तो इससे आप समझ लें कि कैसे जानकारी का अभाव इन लोगों को था, जानकारी कैसे कम पहुंचाई जा रही थी और कैसे यहाँ पर निरक्षरता थी। मतलब पेपर भी लोग कम पढ़ते होंगे, लोग जानकारी एक दूसरे से चूंकि पढ़ते नहीं होंगे तो जानकारी कैसे शेयर होती होगी। तो इससे अंदाजा लगता है कि भाई ये कितने निरक्षर लोग थे, कितने कम पढ़े लिखे थे। उसके बाद भी इटली का एकीकरण हो जाता है, काबूर के द्वारा सारा एकीकरण करवाया गया। युद्धों का नेतृत्व किसके द्वारा करवाया गया? गैरिबाल्डी के द्वारा। और राजा कौन घोषित हो गया? राजा घोषित हो जाते हैं आपके विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा बना दिया जाता है एकीकृत इटली का। तो यहां पर हमने पूरा इटली का एकीकरण की बात की कि भाई इटली को हमने कैसे एकीकृत किया। 7 छोटे छोटे राज्यों को मिलाया, है ना, अलग अलग थे, सब पर अलग अलग कब्जा था, उनको एकीकृत करने की कोशिश की गई। और ये जिम्मेदारी किसने ली? सार्डिनिया के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल, उनके ऊपर आई। उनका एक मंत्री था काबूर, उनने सारे नेतृत्व चलाए और उनके द्वारा फिर इटली का एकीकरण किया गया।
किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसमें गैरीबॉल्डी के द्वारा नेतृत्व किया गया। सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ स्वयंसेवक इसमें शामिल हुए। किसानों का समर्थन हुआ, स्पेनिश शासकों को इनके द्वारा हटाया गया। लेकिन अनपढ़ता के कारण मतलब साक्षरता ना होने के कारण ज्यादातर किसान ये समझते नहीं थे कि इटालिया क्या है, वो इससे अनजान थे। वो जानते थे कि लाटालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल की पत्नी है, ऐसा उनकी समझ में आया करता था। तो इटली का एकीकरण भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है और मैग्नेट ब्रेन्स का एक ऐप बनाया गया है। ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com तो आपको एक पेज खुल जाएगा। अब बात आती है कि सर ये बनाई क्यों गई है, तो ये आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है ताकि आप अपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएं, एक के बाद एक देख पाएं। आपको वीडियो देखने में, चैप्टर को अपना पूरा कंप्लीट करने में, कोई दूसरा टॉपिक देखना है तो कोई परेशानी ना आए। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ही ये चीजें बनाई गई हैं। तो गूगल पर डालेंगे magnetbrains.com, पेज खुलेगा मैग्नेट ब्रेन का। सेलेक्ट करना है आपको आपका मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में है, या आपको और दूसरी जो चीजें पढ़नी है वो है ना, जो भी चीज जो जिस भी सेक्शन में जाना है आप सिलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट किया हिंदी मीडियम और फिर उसमें से आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। कौन सी क्लास सेलेक्ट करी? कक्षा 10वीं। फिर सारे टीचर्स आपके सामने होंगे, आपको सेलेक्ट करना है कि आप अभी किस टीचर को देखना चाह रहे हैं ना। सारे टीचर आपके सामने अवेलेबल होंगे, आप सभी को देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं तो सामाजिक विज्ञान में जैसे ही यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, है ना, वॉच नाउ पर जैसे ही क्लिक होगा तो क्या होगा, आपके सामने एक प्ले लिस्ट खुल जाएगी और उस प्ले लिस्ट में आपको ऐसे सारे वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे भाई हर एक चैप्टर में कितने वीडियो हैं, कितने टॉपिक है, सब आपको कोई टॉपिक देखना है डायरेक्टली आप वो टॉपिक भी देख सकते हैं। क्लियर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ें। जुड़ने के लिए आप उसको सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और कमेंट कर हमें भी बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।